गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़े, जिसमें लेखिका अपनी यात्रा का वर्णन कर रही थी कि अब वो हिमालय की तरफ बढ़ती चली जा रही है, कि रास्ते में उसे आम जनता देखने को मिली और वो उन्हें देखते हुए इस सोच में पड़ गई कि ये लोग समाज से कम लेकर भी कितना अधिक वापस लौटाते हैं। तो जब वह उन्हें उनके कार्यों को देख रही थी, तभी उसकी सहेली और जो ड्राइवर था जितिन, तो उसने कहा कि ये लोग तो कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, आप जिस कार्य के लिए यहाँ आई हैं, मतलब जहाँ जो चीज़ आप देखने आई हैं, आप उसका आनंद उठाइए। तो इससे आगे लेखिका बताती हैं कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितिन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब इसमें लेखिका आगे बता रही है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ रहे थे तो हमने हेयर पिन बेल्ट लिए। इससे ये होता है कि जैसे जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ेंगे, मतलब जीप में उन्हें झटके कम लगेंगे, वो कसकर बांध लेंगे। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, लेखिका ने एक पड़ाव पर देखा कि कुछ बच्चे जो है स्कूल से लौट रहे थे और वे हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। तो जितिन ने बताया कि ये बच्चे भी 3-4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। तो लेखिका ने पूछा कि क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितिन हंस पड़ा कि मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। चिकना वर्बीला का मतलब होता है मतलब कोमल। तो जितिन ने बताया कि यहाँ के बच्चे भी इतने मेहनती हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मेहनत का बादशाहों का शहर। तो जितिन ने बताया कि यहाँ बच्चे भी मतलब इतने कोमल नहीं है कि वो इतना पैदल नहीं चल सकते, या कोई ये मैदानी इलाका नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ के बच्चे भी इतने मतलब कोमल नहीं हैं कि वो पैदल ना चल सकें, तो वो इतनी दूर दूर तक पैदल स्कूल आते जाते हैं। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी मतलब पशु, कि वे बच्चे स्कूल तो जाते ही हैं, उसके बाद शाम के समय वे पशुओं को भी चराते हैं अपनी माँओं के साथ, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। तो जितिन बता रहा है कि मैं खुद जब छोटा था तो ये सारे कार्य मैंने भी किए थे। तो इस तरह यहाँ का जीवन कठोर है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब खतरा क्यों बढ़ने लगा था? क्योंकि ऊंचाई भी बढ़ती जा रही थी। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। संकरे मतलब पतले। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। तो जैसे जैसे वो ऊंचाई पर बढ़ रहे थे, रास्ते पतले होते जा रहे थे, तो लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जीप या मतलब किसी भी वाहन को नाप कर ये रास्ता बनाया गया है कि थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ा और हम सीधे नीचे घाटियों में गिर जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, खतरा ज़्यादा था, कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो जगह जगह जो चेतावनियाँ लिखी हुई थी, उनसे भी लेखिका कहते हैं कि वे उनसे भी हमें मतलब प्रेरणा मिल रही थी कि हमें आगे का रास्ता कैसे पार करना है। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, मतलब ईटर एक तरह से ईट करना, खाना, मतलब कि आगे एक चेतावनी दी गई थी कि आगे जानवर मिल सकते हैं जो मनुष्य को खाने वाले होते हैं, तो उनसे मतलब वी केयर, हमें सावधान रहना है, केयर करनी है, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। कि वहाँ चेतावनी तो ये लिखी हुई थी कि ऐसे जानवरों का सामना करना पड़ सकता है तो बचकर चलें, लेकिन हमें वो नरभक्षी, वो मनुष्य को खाने वाले वो जानवर नहीं दिखे, हमें क्या दिखे, दूध देने वाले याक, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। मतलब शाम का समय हो चुका था, तो लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें हैं जो अपने पशुओं को चराकर, सिरों पर उनके लकड़ियों के गट्ठर हैं, और जो धुंध चढ़ी हुई है, बादलों से आसमान घिरा हुआ है, शाम का समय हो चुका है, और वे जो औरतें थी अपने घरों की ओर लौट रही थी। तो लेखिका कहती है उस समय हमारी जीप चाय के जो बाग थे वहाँ से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा मतलब मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। अब लेखिका ने क्या देखा कि नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, अब बोकू क्या है, सिक्किमी परिधान, परिधान मतलब वस्त्र, वहाँ का जो पहनावा है, कि वो जो बोकू जो भी उनका वस्त्र है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। कि उसने लेखिका ने क्या देखा कि कुछ युवतियां जिन्होंने बोकू पहना हुआ है वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, यौवन मतलब जवानी, कि वे मतलब युवावस्था में थी वे औरतें, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, श्रम क्या होता है, मेहनत, कि वे जो युवावस्था की जो वो औरतें थी वो श्रम से अपना कार्य कर रही थी, मतलब मेहनत कर रही थी। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। तो लेखिका ने बताया है कि जब उसने उन औरतों को देखा, उनके जो पहनावा था वो उसे इतना अच्छा लगा कि उसे ऐसे लगा कि उसके चारों तरफ इंद्रधनुष फैल गया हो। तो उसने कहा कि इतना अधिक सौंदर्य मतलब इतनी अधिक सुंदरता मेरे लिए असहनीय है। आगे लेखिका बताती हैं, यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। पड़ाव का क्या मतलब होता है, रुकना, विश्राम करना। तो अब वो गैंगटॉक से चले थे यूमथांग के लिए, लेकिन यूमथांग अब ये नहीं कि थोड़े समय में या एक दिन में ही हम पहुंच गए, उन्हें रास्ते में रुकना पड़ता था। तो रास्ते में उन्हें कहाँ पर रुकना था, लायुंग में। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। मतलब लेखिका बताती है कि जो लायुंग जहाँ वे रुके थे एक शांत सी बस्ती थी, वहाँ ज़्यादा शोर शराबा हलचल नहीं थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। लेखिका ने पहले भी तिस्ता नदी का वर्णन किया है कि वो तिस्ता नदी को पहले से उनके साथ वो सिल्लीगुड़ी से वो चलती आ रही थी, तो वहाँ एक लकड़ी का जो भी घर था वहाँ वे रुके थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। तो लेखिका कहती हैं कि वो मतलब थोड़ा जैसे फ्रेश होकर वो तिस्ता नदी के, वहाँ तिस्ता नदी थी उसके किनारे पर आनंद लेने के लिए पत्थरों पर वहाँ बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। तो वहीं उसे एक झरना भी दिखाई दिया जिसका पानी ऊपर से बहता हुआ नीचे तिस्ता नदी में आ रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। मतलब लेखिका उस दृश्य का वर्णन कर रही है कि वह दृश्य कितना मनमोहक था, कि मध्यम मध्यम मतलब धीमी धीमी धीरे धीरे हवा चल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे,
गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, क्योंकि आसमान में बादल थे, धुंध थी, तो चांद नजर नहीं आ रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। परिंदे क्या होते हैं? पक्षी, क्योंकि रात हो चुकी थी, जो पक्षी थे अब उनकी भी आवाज़ आनी बंद हो गई थी, लोग भी अपने घरों को आ गए थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। कि लेखिका कहते हैं इतने शांत वातावरण में उसकी आंखों में से मतलब पानी आ गया, वे नम हो गई। ज्ञान का नन्हा सा बोधित्व जैसे भीतर उगने लगा, मतलब उसे ऐसे लगने लगा कि उसे एक अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अब लेखिका इसमें ये पॉइंट बता रही है, देखो कि पेड़ पौधे, पशु, आदमी सब अपनी अपनी लय से चलते हैं। तो लेकिन लेखिका कहते हैं कि हमारी पीढ़ी क्या होता है? मतलब जनरेशन, कि हमारे लोगों ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ किया है। कैसे किया है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह हम प्रकृति के साथ गलत करते हैं। और अक्षम्य अपराध, अक्षम्य होते हैं जो क्षमा के योग्य ना हो, जिसे क्षमा ना किया जा सके। तो हम प्रकृति के साथ ऐसा अपराध करके, ऐसा खिलवाड़ करके एक ऐसा अपराध कर देते हैं जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। तो लेखिका इसमें बताती है कि पहले तो उसने सिर्फ हिमालय पर कविताएं ही लिखी होंगी, लेकिन अब उसने हिमालय के दर्शन किए तो वो और अच्छे से हिमालय के बारे में जान गई थी। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा। अंजुलि क्या होता है? मुट्ठी। तो अतीत मेरे भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? तो लेखिका ने जो तिस्ता नदी के किनारे पर बैठी थी, वो धीरे धीरे तिस्ता नदी की धारा तक पहुंची। उसने पानी को अपनी मुट्ठी में भर लिया। फिर उसे याद आया कि हमारे यहाँ जब जल को हाथ में लिया जाता है तो कोई ना कोई संकल्प किया जाता है। फिर उसने सोचा कि क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं। हलाहल क्या होता है? जहर, एक तरह से बुराइयां। तामसिकताएं मतलब भी बुराइयां ही हैं। तो उसके अंदर मतलब कोई ऐसा संकल्प तो नहीं आया, उसमें उसके होठों पर केवल एक प्रार्थना थी। मतलब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी मेरे अंदर दूसरों के प्रति जहर है, मतलब कि वैर भाव, ईर्ष्या, जो भी ये सारी बुराइयां रूपी जहर है, इसी बहती धारा में, कि ये सारा कुछ मेरा जो है इस बहती हुई धारा के साथ ही चला जाए, खत्म हो जाए। तो उसने ये प्रार्थना की। फिर है रात धीरे धीरे गहराने लगी, क्योंकि अब लेखिका वहाँ बैठी हुई थी। धीरे धीरे गहरी रात हो गई, अंधेरा घना हो गया। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। तो हिमालय पर्वत जो बर्फ़ से ढका पहले था, अब उसे लगने लगा कि जैसे हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो, क्योंकि रात के अंधेरे से उसे ऐसा लग रहा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ, जो जितेन था और जो सैलानी थे वो सब नाचने गाने लगे थे। तो एक जो आदिम रात्रि बनी हुई थी, मतलब एक सुनसान रात्रि बनी हुई थी, उससे क्या हुआ कि वो परियों की कहानी सी मनमोहक रात बन गई। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, संक्रमण मतलब मिलन। अब जब जितेन ने शुरू किया तो धीरे धीरे सब सैलानी जो थे, चाहे वे थके हुए थे, लेकिन वे अपनी थकावट को भूलकर उस मस्ती में शामिल हो गए। तो ऐसा मिलन हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी
गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि, अब देखिए जो लेखिका के साथ में उसकी सहेली थी मणि, वो 50 वर्ष की थी। उसने कुमारियों को भी मात करते हुए, कुमारी होते हैं मतलब 20-21 वर्ष की या युवावस्था में, उनको भी हरा दिया। किसमें हरा दिया कि वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। अवाक मतलब हैरान, कि चाहे वो 50 वर्ष की थी, बाकी सब युवतियाँ थी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अच्छा नृत्य उसकी जो सहेली थी मणि, उसने प्रस्तुत किया कि हम सब हैरान होकर उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद, मतलब वह भी आनंदमयी होकर नृत्य कर रही थी। तो सब लोग इस तरह से उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। फिर है लायुंग की सुबह। अब वे कहाँ रुके हुए थे? लायुंग में। अब रात उनकी इस तरह से बीत गई, थोड़ा उन्होंने जैसे विश्राम किया, थोड़ा आनंद लिया, अब सुबह हो गई। तो लायुंग की सुबह कैसी थी? बेहद शांत और सुरम्य, सुरम्य मतलब सुंदर। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। तो सुबह का जो शांत वातावरण था, तिस्ता नदी की शांत धारा थी, अधिकतर लोगों की जीविका का साधन। अब लेखिका वहाँ के बारे में बता रही है कि लायुंग में जो लोग थे वो कैसे अपना जीवन चलाते थे, वो लोग कैसे रहते थे। तो वहाँ के अधिकतर लोगों की जो जीविका का साधन था, पहाड़ी आलू, धान की खेती, धान कहते हैं चावल, चावल की खेती और दारू का व्यापार था। मतलब वे वहाँ के लोग ये सारे काम करते थे। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। टहलने मतलब घूमने। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। कतरा मतलब टुकड़ा। तो लेखिका कहती कि मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे यहाँ बर्फ़ देखने को मिले, परंतु अप्रैल मतलब अप्रैल के महीने में वो वहाँ गई थी तो वहाँ पर उसे बर्फ़ देखने को नहीं मिल पाई। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, कि चाहे हम इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच गए थे, परंतु मुझे बर्फ़ देखने को नहीं मिली। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। जन्नत मतलब स्वर्ग। तो लेखिका की इच्छा थी कि वो इतनी ऊंचाई पर आ गई तो उसे बर्फ़ दिखनी ही चाहिए, लेकिन वहाँ उसे बर्फ़ देखने को नहीं मिली। तो वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए तो अगर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ कहीं दिख जाएं तो वे किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। तो लेखिका जब सुबह ऐसे ही घूमने निकली तो वो बर्फ़ देखने की इच्छा उसने जाहिर की, लेकिन उसे बर्फ़ कहीं भी नहीं दिखी। तो एक नवयुवक ने उसे बताया कि प्रदूषण मतलब ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से अब यहाँ भी स्नोफॉल कम होती है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊँ, अब कटाओ जो था वो एक स्थान का नाम है जो और ज़्यादा ऊंचाई पर था। तो उस युवक ने बताया कि अगर हम कटाओ चले जाएं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। अब उसने शर्तिया मतलब कि ये बात पक्की है कि कटाओ में तो बर्फ़ मिलेगी ही। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। सुर्खियों में मतलब चर्चा में। तो इसमें अब पहले लेखिका ने लायुंग के बारे में भी बताया, अब लेखिका कटाओ के बारे में बता रही है कि एक तरह से वो भारत का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन वो एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। टूरिस्ट स्पॉट मतलब घूमने की जगह, तो जिस कारण वो चर्चा में नहीं आया था, मतलब लोगों को ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता था। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, मतलब नेचुरल उसकी जो सुंदरता थी वो बरकरार थी, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। अब जब कोई घूमने की जगह नहीं थी, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, तो लोग वहाँ नहीं जाते थे, तो जिस वजह से उसकी प्राकृतिक सुंदरता बरकरार थी। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। देखिए जो लायुंग जहाँ वे रुके हुए थे इस समय, आगे अगर वे कटाओ जाते हैं तो वो कितने फीट? 500 फीट, 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घर वाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर दिया था। महुआ मतलब उनका जो भी खाने की जो भी चीज़ है, गुडुप मतलब खा लिया था।
कि वो नवयुवक उसे बता रहा था, उसकी घरवाली का ध्यान भी उस पर ही था, वो भी सुन रही थी उनकी बातें कि इतने में जो गायें थी वो उनका जो भी महुआ वगैरह पड़ा था वो सब खा लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। तो अब लेखिका ने भी निश्चय कर लिया कि वो आई है तो वो बर्फ़ देखेगी, तो इसी उम्मीद के साथ अब वे किस तरफ चल पड़े, कटाव की ओर। वही उत्तेजना थी, वही आवेश था, वही उम्मीद थी। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होती जा रही थी, रास्ता खतरा जो रास्ते का था वो बढ़ता जा रहा था, और उस पर धुंध और बारिश। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रहे थे धुंध भी बढ़ती जा रही थी और बारिश भी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी बादल ही बादल नज़र आ रहे थे, धुंध थी, बारिश थी। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, क्योंकि आगे उन्हें बादल ही दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे बादलों को काटती हुई उनकी जीप आगे निकल रही है। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, मौन मतलब चुप, कि रास्ता बहुत खतरनाक था जिस वजह से सब शांत हो गए थे। बारिश हो रही थी, एक चूक और सब खलास, मतलब थोड़ी सी भी लापरवाही होते ही सब कुछ खत्म हो जाता। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। अब सभी का ध्यान कहाँ टिका हुआ था, आगे जीप की तरफ, कि कैसे हमारी जीप धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर चले जा रही थी। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। चारों तरफ बादलमय थे, धुंध थी, बारिश थी, आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो स्पीड को डिवोर्स कर दें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस तरह जगह जगह ये चेतावनियाँ उन्हें दिख रही थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। अब हम जब थोड़ा आगे पहुंच गए तो धीरे धीरे धुंध कम हो गई, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। तो उसने कटाव को उससे भी ऊंचा बताया कि एक तो कटाव बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और अत्यधिक सुंदर है। तो इस तरह से लेखिका और जो उसके और सैलानी थे उनके साथ में, तो इस तरह से उनकी जीप लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें कटाव जाना था क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ देखनी थी। इस तरह से लेखिका ने इसमें अपनी आगे की यात्रा का वर्णन किया है।